आज हम बात कर रहे हैं भारत के नए आयकर विधेयक 2025 पर। इसे वित्त मंत्री ने अगली पीढ़ी के लिए कर कानून कहा है, तो उम्मीदें काफी हैं। जी बिल्कुल, और इस पर काफी चर्चा भी हो रही है। हमारे पास आयकर विधेयक 2025 एक नए युग का कर कानून नाम के लेख से कुछ खास बातें हैं। आज का हमारा मकसद है कि इस महत्वपूर्ण कानून के जो मुख्य बदलाव हैं और उनके क्या असर हो सकते हैं उनको थोड़ा समझें। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है ना? हाँ, तारीख तो यही तय है। और देखिए, ये 1961 के बाद से हमारे डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का शायद सबसे बड़ा ओवरहॉल है। सबसे बड़ा? अच्छा जी। और पहली चीज जो नजर आती है वो है कानून को सरल बनाने पर जोर, मतलब सिंप्लीफिकेशन। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा कि पहले जो वो 819 सेक्शन थे, अब घटाकर 536 कर दिए गए हैं। काफी कमी है। हाँ, संख्या तो कम हुई है, लेकिन क्या सिर्फ सेक्शन कम होने से कानून वाकई आसान हो जाता है? कई बार कम शब्दों में बात और उलझ जाती है। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, उद्देश्य सिर्फ गिनती कम करना नहीं है। कोशिश ये है कि भाषा आसान हो, जो लीगल जॉगन है वो कम हो। अच्छा। और जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स थे, जो अस्पष्टताएं थीं, उन्हें हटाने की कोशिश की गई है ताकि आम टैक्स पेयर हो या प्रोफेशनल्स समझ सकें आसानी से। ठीक है, मतलब समझने में आसानी। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था, वो असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, है तो टेक्निकल, पर इसका असर प्रैक्टिकल है। कैसे? देखिए, पहले असेसमेंट ईयर वो साल होता था जब आप पिछले साल की कमाई पर टैक्स देते थे। मतलब कमाया 23-24 में, टैक्स भरा 24-25 में। हाँ। जो असेसमेंट ईयर कहलाता था। हाँ। अब टैक्स ईयर का सीधा मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च का वही साल जिसमें आपने कमाई की। तो जिस साल की इनकम वही टैक्स का साल। अच्छा, तो ये अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो गया। से वो कंफ्यूजन कम होगा कि कौन से साल की बात हो रही है। उम्मीद तो यही है। चलिए, ये तो हुई प्रक्रिया की बात, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे जरूरी सवाल, जेब पर क्या असर पड़ेगा? वो 12 लाख रुपए की छूट वाली बात का क्या हुआ? हाँ, वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो अच्छी खबर ये है कि नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख तक की आय पर जो छूट है उसे बनाए रखा गया है। अच्छा, वो जारी रहेगी? जी, और साथ ही टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनको भी थोड़ा रैशनलाइज किया गया है। मतलब 5% से 30% तक की दरें हैं आय के हिसाब से। तो इसका मकसद क्या है? मध्यम वर्ग पर बोझ कम करना? हाँ, एक तो वो मध्यम वर्ग पर कंप्लायंस का बोझ कम हो, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा है कि सिस्टम प्रोग्रेसिव बना रहे। मतलब जिनकी आय ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दें। ठीक है, प्रोग्रेसिविटी बनी रहेगी। अच्छा, और कुछ खास ग्रुप्स के लिए भी राहत है क्या, जैसे मकान मालिक या पेंशनर्स? हाँ, उनके लिए भी कुछ अच्छी बातें हैं। मकान मालिकों को जो रेंटल इनकम पर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी वो जारी रहेगी। अच्छा, वो 30% वाली कटौती। जी, और एक और चीज है, अगर मकान बनवाने के दौरान कोई ब्याज दिया है तो उसकी कटौती अब किराए की आय से भी मिल पाएगी। पहले इसमें कुछ शर्तें थी। और पेंशनर्स के लिए? पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। LIC या NPS जैसे जो अप्रूव्ड फंड्स हैं, उनसे मिलने वाली एक मुश्त पेंशन, जिसे क्यूमुलेटेड पेंशन कहते हैं, उस पर अब पूरी तरह टैक्स छूट होगी। ओह, ये तो काफी अहम है, पूरी छूट। जी, ये एक महत्वपूर्ण राहत है उनके लिए। चलिए, ये तो हुई राहत की बात। अब थोड़ा दूसरी तरफ देखते हैं। सरकार का डिजिटलीकरण पर बहुत जोर है। टैक्स कलेक्शन और असेसमेंट में इसका क्या असर दिखेगा? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बिल में फेसलेस असेसमेंट को आप कह सकते हैं कानूनी जामा पहनाया गया है। फेसलेस असेसमेंट मतलब अब अधिकारी और टैक्स पेयर आमने सामने नहीं आएंगे? ज्यादातर मामलों में नहीं, काम ऑनलाइन होगा। इससे उम्मीद है कि जो मनमानी या परेशानी की शिकायतें आती थी वो कम होंगी। लेकिन क्या इससे अधिकारियों के पास जानकारी कम पहुंचेगी, या फिर उनके पास डिजिटल रिकॉर्ड्स देखने की ज्यादा पावर होगी? नहीं, जानकारी तो पहुंचेगी। टैक्स अधिकारियों को जांच के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड देखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये कंट्रोल्ड एक्सेस होगा। कंट्रोल्ड एक्सेस? हाँ, पर यह भी कहा गया है कि इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय, मतलब सेफगार्ड जरूरी होंगे। तो ये एक पहलू है जिस पर नजर रखनी होगी कि इसे लागू कैसे करते हैं। सही बात है, सेफगार्ड्स बहुत जरूरी हैं। अच्छा, और टैक्स चोरी रोकने के लिए भी कुछ है इसमें? वो गिफ्ट टैक्स वाले नियम में कुछ सुनने में आया था। हाँ, उसमें एक जरूरी बदलाव है। पहले गिफ्ट टैक्स बचाने के लिए लोग रिश्तेदार की परिभाषा का फायदा उठाते थे। अच्छा, कैसे? परिभाषा थोड़ी सीमित थी। अब रिश्तेदार की परिभाषा को ज्यादा फैला दिया गया है। इसमें ननिहाल और ददियाल, मतलब मैटरनल और पैटर्नल,
दोनों तरफ के करीबी रिश्तेदारों को शामिल किया गया है। तो वो जो एक रास्ता था टैक्स बचाने का, वो बंद करने की कोशिश है। जी, उस लूप होल को बंद करने का प्रयास है। और एक और चीज है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर वो सीधे तौर पर सामाजिक काम में नहीं लगी हैं, तो उनको मिलने वाले गुमनाम चंदे, मतलब एनोनिमस डोनेशंस, पर कुछ नई पाबंदियां लगाई गई हैं। तो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में ज्यादा पारदर्शिता लाने की तरफ एक कदम है ये। बिल्कुल, मकसद यही लगता है। तो अगर हम सार देखें तो ये नया कानून टैक्स सिस्टम को साफ सुथरा, शायद थोड़ा समझने में आसान और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाने की एक बड़ी कोशिश है। फोकस मध्यम वर्ग पर दिखता है और कोशिश है कि टैक्स विवाद कम हो। हाँ, इरादा तो बिल्कुल यही लगता है, एक ज्यादा सुसंगत मॉडर्न टैक्स कोड बनाने का। लेकिन देखिए, कानून बनाना एक बात है, उसका जमीन पर उतरना दूसरी। सही कहा। इसकी असली परीक्षा तो तब होगी जब ये लागू होगा। करदाता इसे कैसे अपनाते हैं, अधिकारी इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या ये वाकई टैक्स का दायरा बढ़ाएगा, लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स देंगे, ये सब सवाल अभी बाकी हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये सरलीकरण और डिजिटलीकरण, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्या ये वाकई टैक्स अनुपालन को उतना ही आसान बना देगा, या फिर इसे लागू करने में कुछ ऐसी नई चुनौतियां सामने आएंगी जिनके बारे में शायद अभी सोचा भी नहीं गया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।